अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू जेफ एकेडमी प्लेटफॉर्म बाय लेक्चरिया। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सेल एंड मोलेकुलर बायोलॉजी की कंसेप्चुअल एमसीक्यू सीरीज का हिस्सा है। इसमें स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस सिलेक्ट किए गए हैं जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग है। कोशिश कीजिएगा कि इस क्विज को आप एंड तक अटेम्प्ट करें ताकि आपको बहुत सी चीजें जो है वो सीखने को मिले। स्टार्ट करेंगे जी अपने क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि डीएनए से रिलेटेड है। इन अ डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय। डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपस में किस चीज से जुड़े होते हैं? ऑप्शन ए है जी पेप्टाइड बॉन्ड, बी ऑप्शन है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सी ऑप्शन है जी हाइड्रोजन बॉन्ड और डी ऑप्शन है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है। इसमें अगर आपको डीएनए का स्ट्रक्चर आता है, डीएनए जो कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पहले इसका आंसर आपको शो हो गया कि उसको एक्सप्लेन मैं बाद में कर देता हूं। जो डीएनए स्ट्रैंड के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपस में जो है वो किस किस बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर आपको डीएनए का स्ट्रक्चर आता है, डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, एक बहुत से न्यूक्लियोटाइड की चेन है। एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है जिसमें 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। 3 बेसिक पार्ट्स में एक उसके सेंटर में यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजीनियस बेस, और सेकंड नंबर पे यहाँ पे शुगर, और थर्ड नंबर पे यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 चीजें होती हैं एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर। इस तरह के हजारों न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या करते हैं? एक डीएनए बनाते हैं। और आपको पता है कि डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है जिसमें 2 चेन होती हैं, 2 इसके स्ट्रैंड्स होते हैं। एक स्ट्रैंड की अगर आप बात करेंगे तो एक स्ट्रैंड के अंदर क्या होता है? 3 चीजें आपस में पैरेलल एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं। जस्ट जस्ट लाइक अ वॉल, जिसमें ब्रिजेस जो ब्रिक्स होती हैं, ईंट एक ईंट के ऊपर दूसरी इस तरह से रखी होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा क्लियर सा है कि ये एक राइबोज शुगर है और उसके साथ एक फॉस्फेट, सेकंड राइबोज। ये सारी राइबोज और उसके साइड पे लगे फॉस्फेट ये आपस में लिंक्ड हैं और ये एक डीएनए की जो है क्या बनती है? बैकबोन बनती है। और इसके साथ लगे जो नाइट्रोजीनियस बेसेस हैं, वो नाइट्रोजीनियस बेसेस इस एक स्ट्रैंड को दूसरे स्ट्रैंड के साथ क्या करती हैं? लिंक्ड करती हैं। तो अब इसमें जो ये जो इसकी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड्स को बहुत बड़ा सिंपल सा, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन ज्यादा कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम टाइम इसके सेव कर लेंगे। ये एक न्यूक्लियोटाइड का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे ये नाइट्रोजीनियस बेस है, ये राइबोज शुगर है और ये फॉस्फेट। अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है, ये नाइट्रोजीनियस बेस, राइबोज और फॉस्फेट। तो ये आपस में जो 2 न्यूक्लियोटाइड अटैच हैं, ये इसमें दरमियान में जो बॉन्ड है सिंपल सा बॉन्ड जिसको फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड ये किसके बिटवीन होता है? इसमें इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन देखें कि इसमें जो न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू, इसमें 2 राइबोज शुगर होती हैं। एक राइबोज शुगर की कार्बन नंबर 3 और दूसरे राइबोज की कार्बन नंबर जो 5 है, इन दोनों के दरमियान एक का जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और दूसरे का जो है वो होता OH है, लेकिन वो फास्फोरिक एसिड का OH होता है। ये आपस में लिंक होके एस्टर बॉन्ड, जिसको आप क्या कहते हैं? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। अब इसमें एक और चीज जो एक्सप्लेन करने वाली है वो ये है कि इन दो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है जिसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगले क्वेश्चन इतने ज्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं है। ये जो एक चेन है और दूसरी चेन है, ये आपस में लिंक्ड होती हैं किसके थ्रू? नाइट्रोजीनियस बेसिस के थ्रू। और नाइट्रोजीनियस बेसिस आपस में किसके थ्रू होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। और अक्सर आपने एमसीक्यूज आते हैं कि एडेनिन और थायमीन आपस में लिंक्ड होते हैं, साइटोसिन और गवानीन। यहाँ पे एक चीज कंफ्यूज करती है कि एडेनिन और थायमीन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, जो इसके क्या कहते हैं, देखने से आपको लग रहा है कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ पे लग रहा है कि ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दिस इज टोटली रॉन्ग। ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है बल्कि 2 सिंगल बॉन्ड है। 2 सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड 3 सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सिंगल और डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इनकी सिंबल्स आपस में मिलती हैं लेकिन इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो टोटली डिफरेंट है। तो यहाँ से आपने इसको जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थायमीन, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन साइटोसिन एंड गुआनिन, ये आपने अपने माइंड में रखना है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसके साथ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है द डीएनए सीक्वेंस ATCAGCGCT और GG और C। एक सीक्वेंस है जो कि इस नाइट्रोजनस बेसिस जो है उनका सीक्वेंस इज अ पार्ट ऑफ अ जीन का एक पार्ट है। हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर कोडेड फॉर बाय दिस सीक्वेंस?
बहुत ही इजी है। आपने अगर इसमें जेनेटिक कोड पढ़ा होगा, उस जेनेटिक कोड के अंदर क्या होते हैं, 4 बेसिक जो है वो हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं, वो आपस में क्या करती हैं, कंबाइन होके एक उनका ट्रिपलेट बनता है। जब एक ट्रिपलेट होता है, वो एक ट्रिपलेट एक स्पेशल अमाइनो एसिड को क्या करता है, कोड करता है। तो यहाँ से आप काउंट कर लें कि टोटल आपके पास कितने जो है वो बेसिस हैं। उन टोटल बेसिस को आप 3 मिलके एक बना सकती हैं अमाइनो एसिड। ये 3 एक बनाएगी, दूसरी 3 एक बनाएगी, 2 हो गया, तीसरी ये, और ये चौथी। अगर उसको आपको काउंट करेंगे तो ये आपके पास 12 बेसिस हैं। 12 बेसिस से आपके पास टोटली जो अमाइनो एसिड्स आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं, 4, क्योंकि एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए टोटल कितनी आपकी वो करेंगी पार्टिसिपेट, 3 बेसिस। तो यहाँ पे इसकी टोटल जो एक्सप्लेनेशन, डीएनए और आरएनए के अंदर 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और इसमें जो है जो ATC, AGC, GCT, GGC, ये यहाँ पे अंडरलाइन किए गए हैं। 3 मिलके क्या करेंगे, एक अमाइनो एसिड के। तो टोटल अमाइनो एसिड कितने हो सकते हैं, 4। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंजाइम दैट रिप्लेसेस द RNA न्यूक्लियोटाइड्स इन अ प्राइमर विद DNA न्यूक्लियोटाइड्स? DNA polymerase 3, DNA polymerase 1, primase and helicase। कौन सा एंजाइम ऐसा है जो कि आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि प्राइमर के अंदर, आपको पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होती है तो डीएनए की रेप्लिकेशन में जो न्यू स्ट्रैंड बनता है उसमें फर्स्ट जो आते हैं वो आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो कि प्राइमर की फॉर्म में होते हैं। उसको रिप्लेस किया जाता है, आरएनए तो चूंकि नहीं लग सकते, उसको डीएनए के साथ रिप्लेस किया जाता है। तो उसको रिप्लेस कौन सा एंजाइम करता है, तो उसकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास होती है। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जिसका काम क्या होता है, एक तो उसकी जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है पॉलीमराइजेशन करता है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 1 के 3 बेसिक फंक्शन होते हैं। ये रिपेयर भी करता है, उसके जो पार्ट्स होते हैं रिपेयर करता है, उसमें चीजों पार्ट्स को रिमूव कर देता है, अनवांटेड, जस्ट लाइक आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स उनको रिमूव कर देगा और रिप्लेस करता है। उनको रिमूव करके उसकी जगह पे दूसरे क्या लगा देता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें गैप्स बन जाते हैं, निक्स बन जाते हैं। उन निक्स को जो है पीछे से प्रूफ रीड करने के लिए या इसकी हेल्प करता है, इसको हेल्प करता है वो लाइगेज होता है, क्योंकि इसने एक देखें एक सेगमेंट को वहां से रिमूव किया, दूसरे सेगमेंट को लगाने के लिए, वहां पे बाइंड करने के लिए इसको फिल फॉर जो हेल्प करेगा वो लाइगेज होगा। और प्राइमर के लिए हेलिकेज जो है वो डीएनए की डबल स्ट्रैंड की अनवाइंडिंग के लिए। यहाँ पे आप इसकी वर्किंग जो है वो टोटली यहाँ पे आपको नजर आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड द बुक ऑफ सेल एंड मोलेकुलर बायोलॉजी? बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा क्विज है। आप सेल एंड मोलेकुलर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको कम से कम इतना आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी बुक्स जो है वो सेल एंड मोलेकुलर बायोलॉजी के कोर्स के लिए रिलेटेड है, क्योंकि हर एक बुक के अंदर एक स्पेशल जो है उसका एक पोर्शन होता है जिसको डिस्कस किया जाता है। जस्ट लाइक यहाँ पे आपने ये पॉइंट आउट करना है कौन सी जो बुक है वो सेल एंड मोलेकुलर बायोलॉजी के लिए स्पेशल नहीं है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जी कार्प, सेकंड में है हिकमैन, और सी ऑप्शन में है जी इसमें डॉर्नेल ब्लैटीमोर, और डी ऑप्शन है ब्रूसी एल्बर्ट्स। बहुत सिंपल है, जो जोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि जोलॉजी की 2 मेजर इंपॉर्टेंट फेमस बुक्स हैं, जिसमें एक मिलर एंड हार्ले और सेकंड वन जो है वो हिकमैन। ये हिकमैन और मिलर एंड हार्ले जो है ये टोटली किसके लिए है, जोलॉजी के लिए है। सेल एंड मोलेकुलर के लिए जो है वो बाकी 3 हो सकती हैं, ये इसके लिए नहीं हो सकती। क्योंकि ये इसलिए आपको पूछा गया, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको कोर्स आउटलाइंस मिलती हैं, और कोर्स आउटलाइंस के बिल्कुल एंड पे आपको कुछ बुक्स रिकमेंड की जाती हैं जो कि आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो वहां से आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी बुक जो है वो किस सब्जेक्ट के रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, which site of the transformal RNA molecule binds to the messenger RNA molecule? एंटीकोडॉन, कोडॉन, अमाइनो एसिड एंड डी ऑप्शन है जी न्यूक्लियोटाइड्स। इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही सिंपल है कि ट्रांसफॉर्मल आरएनए की कौन सी साइट जो है वो मैसेंजर आरएनए को बाइंड करती है। मैसेंजर आरएनए जो है वो चूंकि डीएनए से जो है वो ट्रांसक्राइब्ड होता है, उसमें से मैसेज जो है वो जो मैसेज डीएनए से जाता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, वो मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में दिया जाता है, उसमें कोडान होते हैं। अब उसमें आगे जो उसको ट्रांसलेट करते हैं वो ट्रांसफॉर्मल आरएनए होते हैं। तो ट्रांसफॉर्मल आरएनए जो है
वो उस मैसेंजर आरएनए की कौन सी साइड से बाइंड करेगा। क्योंकि इसमें कोडान होते हैं तो ये इसकी अपोजिट साइड जो है वो क्या होती है, एंटी कोडान के साथ क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। ये भी बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट था। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, which two molecules form the sides backbone of the DNA ladder। इसको मैं चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन में ज्यादा डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं तो यहाँ पे आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगी। जस्ट आप आंसर करेंगे डीऑक्सीराइबोस एंड एडेनिन, डीऑक्सीराइबोस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, डीऑक्सीराइबोस एंड न्यूक्लियस, डीऑक्सीराइबोस एंड फॉस्फेट। तो एक डीएनए के अंदर उसकी जो बैकबोन होती है वो एक तो उसकी जो है वो राइबोस शुगर बनाती है जो कि डीएनए की फॉर्म में डीऑक्सीराइबोस होती है, और साथ क्या होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप। और जिसकी बेसिस होती हैं वो बेसिस क्या करती हैं, वो उसके दरमियान लिंकेज क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो ये जो इसकी बैकबोन है, ये जो बैकबोन आपको नजर आ रही है, ये दो चीजों से बनी होती है, शुगर एंड फॉस्फेट। ये जो दरमियान के लिंक्स हैं ये किससे बने होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, इन प्रोकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइज द सिंथेसिस ऑफ। इस प्रोकैरियोट्स के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो किसकी सिंथेसिस को कैटलाइज करता है। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए होती हैं। मैसेंजर आरएनए को कैटलाइज करेगा, राइबोसोमल आरएनए को कैटलाइज करेगा, ट्रांसफॉर्मल आरएनए को कैटलाइज करेगा, या डी ऑप्शन है जी ऑल ऑफ दिस। तो चूंकि डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स के अंदर और यूकैरियोट्स के अंदर, जो यूकैरियोट्स हैं उसमें, तो फर्स्ट इसका आंसर ये देख लें कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप्स, तीनों ही किस्म के जो आरएनए होते हैं उनको क्या करेगा, उनकी सिंथेसिस को कैटलाइज करेगा। इसमें चूंकि एक ही होता है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें सिंगल टाइप ऑफ पॉलीमरेज होती है, जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें 3 टाइप्स होते हैं, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 एंड पॉलीमरेज 3। पॉलीमरेज 1 जो है वो राइबोसोमल को करता है यूकैरियोट्स के अंदर, पॉलीमरेज 2 जो है वो मैसेंजर आरएनए को करता है, और पॉलीमरेज 3 जो है वो ट्रांसफॉर्मल आरएनए को करता है। आरएमटी बन जाता है 1 पे आर, एम सेकेंड एंड टी थर्ड। ये 3 पॉलीमरेजेस होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, जबकि प्रोकैरियोट्स में एक ही होता है और वो एक तीनों किस्म के जो आरएनए होते हैं उनको क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज द फर्स्ट एंजाइम व्हिच इज यूज्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर सबसे पहला एंजाइम कौन सा इस्तेमाल होता है, पॉलीमरेज, हेलिकेस, प्राइमेज एंड लाइगेज। अगर यहाँ पे मोस्ट सूटेबल जो ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर तो मैं नहीं कहूंगा, सूटेबल ऑप्शन जो है वो हेलिकेज है। जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होती है, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होती है। एक हेलिक्स जो है बल खाती हुई लिपटी हुई, 2 स्ट्रैंड्स आपस में एक दूसरे के ऊपर बल खाया होता है। तो उसको रेप्लिकेट करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, अनवाइंड करना। तो अनवाइंडिंग जो है वो हेलिकेस करता है। हेलिकेस का काम क्या होता है, आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, शायद यहाँ पे अगर लगा हुआ है, अदरवाइज आपने देखा होगा कि जो बेसिस होती हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू दोनों स्ट्रैंड को लिंक करती हैं। तो इस हेलिकेस का काम क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। लेकिन इसके अलावा, इससे पहले बहुत सी बुक्स में आप पढ़ेंगे एक और एंजाइम होता है जिसको गायरेस कहते हैं। वो गायरेस का काम क्या होता है कि इसमें डीएनए के जो मॉलिक्यूल है इसकी सुपर कॉइलिंग होती है। मतलब देख लें कि इसकी लेंथ आप देख लें कि बाज दफा आपको ये पता चल जाएगा सेंटीमीटर के अंदर, अगर आप इसकी टोटल डीएनए की लेंथ को आप मेजर करेंगे। लेकिन एक सेल ऐसा है जिसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट डीएनए होता है, उस सेल को आप अगर उसका साइज मेजर करना चाहें तो अक्सर ये आपने बुक्स में पढ़ा होता है कि फुल स्टॉप के पता नहीं कितने मिलियन पार्ट्स करें देन जाके एक सेल बनता है। तो हाउ इट इज पॉसिबल, ये इसमें मिरेकल भी हम इसको कंसीडर करते हैं। तो इतनी बड़ी चीज इतने छोटे से सेल के अंदर होती है, उसमें सुपर क्वाइलिंग होती है। सुपर क्वाइलिंग मतलब इस तरह से लपेटा जाता है तो बिल्कुल बारीक सी चीज बन जाती है। तो उसमें सुपर क्वाइलिंग को रिमूव करने के लिए गायरेज, देन नेक्स्ट आता है हेलिकेस। ये कंफ्यूजन हो सकती है, जब भी गायरेज ऑप्शन इसमें इंक्लूडेड हो तो देन यू विल गो फॉर गायरेज। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, विच एंटीबायोटिक इनहिबिट्स आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी। तो कौन सी जो है वो एंटीबायोटिक इनहिबिट करती है, जेंटामाइसिन है, रिएम्फिसिन है, और सेफिजाइम है, एमैक्सिलिन है। इसमें जो है वो बी ऑप्शन, एफएम जो है ये एम्फिसिन जो है ये इसको क्या करती है, इनहिबिट करती है आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को। इसमें जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट जो कुछ बैक्टीरियल या माइक्रोबैक्टीरियल डिसऑर्डर्स होती हैं उनमें ये जो एंटीबायोटिक है ये क्या की जाती है, यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, वेयर डस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग लोकलाइज
कहाँ पे होती है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है साइटोप्लाज्म के अंदर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। अगर आप इसको सिंपल वे में थोड़ा सा देखें कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है। ट्रांसक्रिप्शन इज द सिंथेसिस और द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आप कहेंगे जी सेल के न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, वहां डीएनए से क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए। तो पहली बात आपको पता चल गई कि जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो सेल के न्यूक्लियस में होती है। जैसे ही मैसेंजर आरएनए बनता है उसको मैच्योर किया जाता है बाय कैपिंग, टेलिंग, उसकी जो है वो कैप लगाई जाती है, उसकी टेल लगाई जाती है। तो वो काम किसके अंदर हो जाता है? उसी न्यूक्लियस के अंदर। देन उसको रिलीज किया जाता है किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर, जहां पे जाके वो क्या करता है? ट्रांसलेशन करता है। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, विच इज कंसीडर्ड एज अ स्टार्ट कोडान। आपने कोडान पढ़े होंगे, जेनेटिक कोड के अंदर एक पूरा टेबल है, वहां पे ट्रिपलेट जो है वो बेसिस एक कोडान, एक जो है वो उसको अमाइनो एसिड को करती हैं, जो कि आगे कुछ स्टार्टिंग हो सकते हैं, कुछ उसमें क्या हो सकते हैं? स्टॉप हो सकते हैं। तो स्टार्ट कोडान को जो है वो कौन सा करेगा? AUG। इसके साथ रिलेटेड कुछ और से भी, ये यहाँ पे आपने इस तरह से डायग्राम आप देख सकते हैं इसको याद करने के लिए। तो AUG जो स्टार्ट कोडान है, इसके लिए एक से ज्यादा जो है वो क्या हो सकते हैं? इस अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए एक से ज्यादा जो है वो कोडान हो सकते हैं, जिसमें UAG भी आप सुनते हैं, UGA, UAA, और बाज दफा TG या AUG। तो ये इसके सारे जो है वो ये किसको कोड करते हैं? मैथ्यूनिन को, एक ऐसे अमाइनो एसिड को जो कि किसी भी इस तरह के जो सेंट्रल डॉग्मा के प्रोसेस होते हैं वहां पे वो किसका काम करता है? स्टार्ट का काम करता है। लास्ट क्वेश्चन है जी इस पार्ट 1 का, क्वेश्चन नंबर 12। Larger ribosomal subunit binds with smaller subunit with the help of dash ions, calcium ions, magnesium ions, manganese और sodium ions। आप सब ने FSC बायोलॉजी की जो है वो पार्ट 1 की बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 में एक चीज आपने पढ़ी होगी, पोलिसोम्स के। एक पहली बात यह है कि राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट। वो एक दोनों सब यूनिट जो है मैसेंजर आरएनए की एक स्ट्रैंड के साथ बहुत से सब यूनिट आपस में अटैच हो जाते हैं, लार्जर अबव एंड स्मॉलर बिलो। वापस में जो है एक ऐसे समझ एक रस्सी के साथ अटैच हो जाते हैं, जिसको आप पोलिसोम कहते हैं। अब इसमें दो सब यूनिट को आपस में, जो उनके स्ट्रक्चर को आपस में बाइंड करने के लिए, उनको स्टेबल करने के लिए एक आयन जो है उसके दरमियान वो हेल्प करता है। वो मेटेलिक आयन, जिस उसको क्या कहते हैं? मैग्नीशियम आयन। ये वहां पे भी एक मेंशन है। तो ये बड़ा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारा जो है वो पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। होप सो कि आपको बहुत सी चीजें जो है वो सीखने को मिली होंगी, आपने एंजॉय किया होगा। सिमिलर इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस को आप एंजॉय कर सकते हैं, वहां उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं इसी सीरीज के पार्ट 2 में। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।